आप सभी लोग चलिए फटाफट से सब लोग आ जाएंगे धीरे धीरे। तो आज हम लोग दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर का सेकंड पार्ट। कल हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था हमारा चैप्टर कंट्रोल पैनल और उसकी सहायक सामग्रियाँ, जिसमें हमने कल कंट्रोल पैनल का लेआउट किस तरह से बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर चाहिए होती है, कंट्रोल पैनल बनाया क्यों जाता है, इन सब के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। कल काफ़ी बेसिक हमने क्लास देखी थी और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कल वो देखे थे। अब आज भी दोबारा देखेंगे। गुड मॉर्निंग यश, और आज की क्लास भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। पूरी क्लास को लास्ट तक देखेंगे और टाइम पे सभी लोग आया कीजिए, ठीक है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा जो भी दोस्त अगर पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो ये गाइस एक इकलौती वीडियो नहीं है। आपके लिए यहाँ ITI सेकेंड ईयर का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। इस बार भी आपको पता है कि आपके कॉलेजेस ओपन नहीं होंगे, तो जो भी दोस्त बोर्ड के माध्यम से एकदम क्लास जैसा माहौल चाहते हैं, ठीक है, जैसा कि आप अपने कॉलेजेस में पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, प्लस जो भी बच्चे रेलवे के एग्जाम की, चाहे टेक्निकल हेल्पर के एग्जाम की, चाहे DFCCIL एग्जाम के, या फिर DMRC का, सेल गेल भेल, यानी कि जो भी गवर्नमेंट एग्जाम निकलती है ITI के रिलेटेड, और आप अगर इलेक्ट्रीशियन वायरमैन से हैं और अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। यहाँ आपको हर एक चैप्टर मिलेगा कंप्लीट जो आपके सिलेबस में है, एकदम एक्यूरेट सिलेबस के साथ में। तो अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। यहाँ हम लोग टॉपिक वाइज हर एक चीज़ क्लियर करते हैं। मैं बहुत बढ़िया हूँ यश, आप कैसे हैं? चलिए, तो यहाँ हम लोग सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों टॉपिक वाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस आप लोगों को क्या करना है, विशेष ध्यान देना है, पढ़ते समय अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। डेली जो मैं पढ़ाता हूँ आपको घर जाके उसका रिवीजन जरूर करना है। ये चीज़ ध्यान रखें कि अगर मैं कोई चीज़ आपको पढ़ाता हूँ तो डेली घर जाके उसका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम रिवीजन नहीं करते, थोड़ा सा और देख लेते हैं हम आगे। क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। देखो है ना, यहाँ मैंने पढ़ा दिया, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा सकता हूँ आपको, ठीक है। मान लिया आप लोग कहते हो तो मान लेते हैं कि अच्छा पढ़ा रहे हैं, बट अगर आप घर जाके नहीं पढ़ोगे, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो वो 1% भी फायदा नहीं देगी। गुड मॉर्निंग जतिन। और आज क्या है, थोड़ी सी यहाँ पे अजमेर में सुबह कल रात से कहना चाहूँगा, कल पूरे दिन हुई थी हल्की हल्की, और रात से तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। तो आप लोग क्या है, अपने मोबाइल में पिक्सल थोड़ा इंक्रीज करके रखें, और क्लास में अगर बीच में डिस्टर्बेंस हो तो मैं कह नहीं सकता, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। बाकी अभी तक तो सब कुछ सही है। इलेक्ट्रिसिटी ने चले जाए, इसीलिए मैंने अपना मोबाइल रात को ही चार्जिंग पे लगा दिया था, ताकि सुबह क्लास लेने में कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, कल मैंने आपको क्या बता दिया था, कंट्रोल पैनल तक पढ़ा दिया था, ठीक है। हमने कल एक MG सेट का कंट्रोल पैनल बताया था, फिर मैंने 11 kV का पैनल की बात की, फिर मैंने बात की थी, हाँ ये बारिश इसलिए हो रही है कि वो हमारे बी प्राग जी ने गाना गाया था कि मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, और उनका यार अभी तक हंस रहा है और बारिश चल रही है। जब वो हंसना रुकेगा तब जाके बारिश रुकेगी। तो अगर कोई जानता हो बी प्राग जी के यार को, हाँ, तो मना करेगा कि भाई तू हंसना बंद कर दे ताकि बारिश बंद हो जाए, तभी बारिश बंद होगी। गुड मॉर्निंग संजय। हाँ, नेट में इशू हो सकता है, बट मेरे यहाँ पे तो अभी जो है एकदम ओके चल रहा है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है नेट से। चलिए अब हम देखते हैं वेरियस कंट्रोल एलिमेंट्स, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है वेरियस कंट्रोल एलिमेंट्स, ठीक है। वेरियस कंट्रोल एलिमेंट्स, ये अपनी इंस्टाग्राम आईडी है, अगर कोई दोस्त जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है, ठीक है। AG_अभिषेक जी। तो हाल फिलहाल के लिए अभिषेक जी को मिटा देते हैं, आगे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग ज्योति जी। चलिए अब देखिए कि वेरियस कंट्रोल एलिमेंट्स यानी कि विविध कंट्रोल अवयव, ठीक है। वेरियस को कहेंगे विविध, कंट्रोल एलिमेंट्स को मैं लिख देता हूं अवयव, ठीक है। एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, अवयव कहा जाता है। अब कंट्रोल करने में तो हर एक उस उपकरण का नाम लेंगे जिसके माध्यम से हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सर आपकी वॉइस अटक रही है, मेरी वॉइस अटक रही है क्या? गुड मॉर्निंग ज्योति जी। अंकित गुड मॉर्निंग। काजल गुड मॉर्निंग। नहीं भाई, मैं मेरे मोबाइल में सुन रहा हूँ, एक और मोबाइल है, तो वहाँ पे किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं है। आप अपना थोड़ा नेट रिफ्रेश करें। नायडू जी, 1-2 दिन से आप क्लास में नहीं दिख रहे हो, शायद कल नहीं दिखे और परसों का मुझे पता नहीं, बट आप क्लास में नहीं दिखे थे, ठीक है। तो क्लास में रेगुलर आइए। नायडू जी छुट्टी बंद करो यार, आप इतने अच्छे स्टूडेंट हो। चलिए अब एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो वो जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि मेरे कंट्रोल पैनल के अंदर कंट्रोल करने का कार्य करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे कंट्रोल एलिमेंट्स। अब देखेंगे सबसे पहले नंबर पे मैं लिखूंगा आइसोलेटर,
सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, आइसोलेटर। आइसोलेटर के बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि आइसोलेटर एक ऐसा उपकरण होता है जो कि सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है। कब? जब उसमें मेंटेनेंस की जानी हो। ठीक है, सर्किट का कनेक्शन तोड़ देता है, मेंटेनेंस की जानी हो, या फिर एक लाइन को दूसरी लाइन पे शिफ्ट करना हो, तब भी हम आइसोलेटर का इस्तेमाल करते हैं। और ये एक ऑफलाइन इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसको ऑनलाइन ऑन लोड पे नहीं होता, ये ऑफ लोड पे काम करता है। साथ ही साथ ये मैन्युअली ऑपरेट होता है। ये सारी चीजें पढ़ लेती। तो आइसोलेटर या आइसोलेटर स्विच या डिस्कनेक्टर, ठीक है, तो इसका अन्य नाम क्या है, डिस्कनेक्टर। हिंदी में भी क्या लिखेंगे, डिस्कनेक्टर ही लिखेंगे। चलिए सही हो गया। गुड मॉर्निंग पायल जी, गुड मॉर्निंग अनिल भाई। तो इसे क्या कहेंगे, डिस्कनेक्टर कहा जाता है। ठीक है, चीज समझ गए। अब करता क्या है, ठीक है, कि इसका उपयोग किसी भी इलेक्ट्रिकल लाइन या इलेक्ट्रिकल सप्लाई को सोर्स से, जहां से करंट आ रही है वहां से बिल्कुल अलग करने के लिए, तो किसी भी इलेक्ट्रिकल लाइन को सप्लाई से अलग करने के लिए हम लोग आइसोलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं लिख देता हूं, किसी भी लाइन को आइसोलेटर से अलग करने हेतु उपयोग किया जाता है। ठीक है, मार्कर की तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, फिर भी एक बार इसको पोलियो की दवा पिला लेते हैं। आज नहीं पिलाई है, आज को ना है आयुष राज शुक्ला। गुड मॉर्निंग आयुष जी, आप कहाँ से हैं एक बार कमेंट करके बताएं, आप कहाँ से हैं और अपना पूरा नाम भी बताएं। आयुष राज ही है जो भी है, ठीक है। और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा था फटाफट से लाइक करा दो। चलो, और एक बार कमेंट कर दो बाकी के बच्चे के आइसोलेटर के बारे में अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आइसोलेटर के। ठीक है, अपने को आइसोलेटर के कॉन्सेप्ट तो सारे क्लियर है ना, क्योंकि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में आइसोलेटर को अच्छे से पढ़ा था। गुड मॉर्निंग तंजिल बाबा, 7 मिनट लेट हो गए अपन। चलिए, हाँ, आइसोलेटर के बारे में आपको ये चीज तो क्लियर है। साथ ही साथ ये क्या है, एक ऑफ लोड स्विच है। ठीक है, सप्लाई को बंद करके काम में लिया जाए तो ये एक ऑफ लोड स्विच है। प्लस मैन्युअली, ऑटोमेटिकली काम नहीं करता, ये मैन्युअली काम करता है। ये किस प्रकार काम करता है, मैन्युअली काम करता है। तो इसका उपयोग विद्युत नियंत्रण हेतु, तो इसका उपयोग हम इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने के लिए नहीं करते। हमेशा ध्यान रखना कि इसका उपयोग इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने हेतु नहीं किया जाता, बल्कि सर्किट ब्रेकर से या सप्लाई से, या तो सर्किट ब्रेकर या सप्लाई से डिस्कनेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ किसी तरह से कंट्रोल नहीं कर ले, बट अगर मैन्युअली हमें सप्लाई को डिस्कनेक्ट करना है तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पायल जी को रिकमेंड किया था। अच्छा, अनिल जी ने पायल मिश्रा जी को रिकमेंड किया था। ओके, चलिए अनिल जी धन्यवाद। लेकिन ये जो आयुष राज आया है इसको किसने रिकमेंड किया था? ठीक है, तो आइसोलेटर आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। आइसोलेटर क्या है, बड़े बड़े सब स्टेशनों में काम में लिया जाता है, बड़े बड़े सब स्टेशनों में काम में लिया जाता है। चलिए, अब आइसोलेटर के बाद आता है अगला। चलिए, अब देखो मार्कर में जान आ जाती है ना, एकदम मतलब एनर्जी आ जाती है कि यार अपन भी तो सुबह सुबह नाश्ता पानी करते हैं, है ना, अपन को भी नाश्ते की आवश्यकता है, तभी एनर्जी आती है। और देखो मार्कर को भी आवश्यकता है। अब अपन मार्कर का ध्यान रखते नहीं है तो डेली याद दिला दिया करो, सर मार्कर को उसका खाना दे दो। तो अब हम बात करेंगे कि पुश बटन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, पुश बटन क्या है, आपने देखा होगा नॉर्मली बेल वाला बटन देखा है। ठीक है, आप सभी ने बेल वाला बटन आई होप देखा ही होगा। तो ये कुछ इस प्रकार का बेल वाला बटन के आकार में होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। तो ये पुश बटन क्या करता है, एक नॉर्मल तरह का ही बटन होता है लेकिन दाब वाला, यानी कि इसको दबाकर काम में लिया जाता है। तो अब किसी भी मशीन को कंट्रोल करने के लिए, ऑन या ऑफ करने के लिए हम लोग पुश बटन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये नॉर्मली क्या है, मेटल का या फिर प्लास्टिक का बना होता है। ज्यादातर तो हम देखेंगे बाहर तो मेटल का होता है, लेकिन अंदर जो दबाने वाला हिस्सा होता है ना, वो प्लास्टिक का बना होता है। अब इसमें होता क्या है, जब तक आप पुश बटन को दबाए रखोगे, जब तक आप पुश बटन को दबाए रखोगे तभी होने तक, लिख लेते हैं, जब तक
पुश बटन को दबाए रखेंगे तब तक बटन ऑन रहता है। ठीक है, तो जब तक हम पुश बटन को दबाए रखते हैं तब तक ही बटन ऑन रहता है, अदरवाइज हमारा बटन ऑफ हो जाता है। तो जैसे ही आप बटन को छोड़ोगे ऑफ हो जाएगा। तो अब मुझे कमेंट करके बताओ, ये जो पुश बटन मैं बता रहा हूँ कि जब तक पुश बटन को दबाए रखोगे तब तक तो ऑन रहेगा और जैसे ही छोड़ दोगे ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह के बटन आपने कहाँ देखे हैं, कमेंट करके बताओ। इस तरह के बटन आपने कहाँ देखे हैं, पुश बटन। ठीक है, आप लोगों ने देखे हैं, इस्तेमाल भी करें कई बार, तो आप लोग कमेंट करके बताओ कहाँ देखे हैं और कहाँ इस्तेमाल करें। ठीक है, फटाफट से कमेंट करके बताओगे कि आपने कहाँ देखे हैं और कहाँ इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, देखो इसका कुछ अगर मैं सिंबल की बात कर लूँ तो प्रॉपर जो सिंबल होता है ना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपके एग्जाम में सिंबल वगैरह भी पूछे जाते हैं। ठीक है, सिंबल पूछे जाते हैं तो बस सिंबल की दृष्टि से देख लो, इस तरह का कुछ इसका सिंबल होता है। कमेंट आना शुरू गई। गाड़ी के हॉर्न में, हॉर्न बजाने में, बिल्कुल बेल, बिल्कुल सभी लोगों को सही है। घरों की घंटियां, मिक्सर ग्राइंडर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगर मैं कंट्रोल सर्किट की बात करूं तो कंट्रोल सर्किट में इसका उपयोग कॉन्टेक्टर और सेमी ऑटोमेटिक स्टार्टर होता है, आपने पढ़ा होगा, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअली। तो सेमी ऑटोमेटिक स्टार्टर में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल मोटर स्टार्टर में भी इसका उपयोग किया जाता है, सभी लोगों का सही है। चलिए, तो अब देखते हैं, ये हो गया अपना पुश बटन। क्लियर है, पुश बटन के बारे में हम बात करेंगे। संकेतक यानी कि इंडिकेटर। संकेतक यानी कि इंडिकेटर। तो इंडिकेटर का सिंबल ध्यान रखना है। ठीक है, सिंबल हर एक चीज का में ध्यान रखना है। ये इंडिकेटर का सिंबल होता है, ये इंडिकेटर का सिंबल है। और यहां मैंने क्या बना दी, एक, ये हो गई मेरी घंटी, सॉरी ये हो गया मेरी एलईडी। तो किसी बल्ब या लैंप का उपयोग जब किसी राशि के करंट तथा वोल्टेज को सूचित करने के लिए कि हाँ भाई सप्लाई आ रही है, करंट प्रॉपर है, वोल्टेज प्रॉपर है, की सूचना देने के लिए करते हैं, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडिकेटर। तो जब किसी भी बल्ब या लैंप का उपयोग हम किसी राशि की सूचना देने के लिए करते हैं कि करंट या वोल्टेज प्रॉपर है, तब उसे हम लोग इंडिकेटर कहते हैं। अब इस कार्य के लिए देखिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, या तो चाहे 240 वोल्ट या 5 वाट का, 60 वाट का, 100 वाट का बल्ब का इस्तेमाल करें, या फिर 24 वोल्ट या 6 वोल्ट की छोटी छोटी एलईडी का इस्तेमाल करें। ठीक है, हम लोग एलईडी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और हम चाहें तो किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्ब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ज्यादातर वर्तमान समय में तो हम लोग क्या करते हैं, नियॉन लैंप या फिर एलईडी का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखें, एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का पूरा नाम अगर कोई जानना चाहे तो लाइट इमिटिंग डायोड इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, तो नियॉन लैंप तो क्या है, 220 वोल्ट पे काम कर सकता है। नियॉन लैंप तो 220 वोल्ट पे काम कर सकते हैं, लेकिन एलईडी को काम कराने के लिए एक तो डीसी सप्लाई चाहिए, वो भी डीसी कितनी, 3 वोल्ट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे कि नियॉन लैंप तो आपको पता है जो टेस्टर में लगा रहता है हमारे 220 वोल्ट पे काम कर सकता है, लेकिन एलईडी मेरी 3 वोल्टेज डीसी पे काम करती है। तो हमें डीसी की भी आवश्यकता है और हमें एसी की भी आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आपके पास एसी है तो नियॉन लैंप का इस्तेमाल करो, और अगर आपके पास डीसी सप्लाई अवेलेबल है तब जाके आप एलईडी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो एलईडी का पूरा नाम ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना बाद में क्लास के बाद। लाइट इमिटिंग डायोड, या फिर हिंदी में क्या कहोगे, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई, ये चीजें क्लियर है आपको। तो अभी 3 चीजें मैंने बता दी है, फिर हम आगे मिटा के करते हैं। आइसोलेटर, पुश बटन और इंडिकेटर। आइसोलेटर, पुश बटन तथा इंडिकेटर आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, एमसीबी भी होता है ना, इसके अलावा देखो एमसीबी पिछले वाले चैप्टर में करा दिया, फ्यूज इस पिछले वाले चैप्टर में करा दिया। तो ये सारे दोनों तीनों चीजें तो मैंने पिछले वाले चैप्टर में कराई थी, अब यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं कि एमसीबी ऑन लोड पे काम करती है, ऑटोमेटिकली स्टार्ट होती है, सर्किट को ब्रेक करने का काम करती है फॉल्टी कंडीशन में। इसी तरह से फ्यूज होता है, फ्यूज भी सर्किट को ब्रेक करता है जब भी हाई वोल्टेज या हाई करंट उसमें से फ्लो होती है। चलिए, दिव्या पाठक जी, गुड मॉर्निंग दिव्या जी, बहुत बहुत स्वागत सत्कार अभिनंदन करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दिव्या जी बताइए आप कहाँ से हैं, एक बार कमेंट करके, और सब लोग बाकी कमेंट कर दो कि चीजें समझ आ गई ना, पुश बटन, आइसोलेटर और इंडिकेटर।
चलिए अब बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपके कंपटीशन एग्जाम में, आपके इंटरव्यू में पूछी जाती है। तो ऐसा नहीं समझना कि यार हमें इसे पढ़ना नहीं है, ठीक है, हमें इसे पढ़ना है। अच्छा, और कल मैंने वीडियो बना बोला था आप लोगों को, एक बहुत ही अच्छी वीडियो मेरे माइंड में है, उसे बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। तो कौन कौन से बच्चा है जिसने मेरी वो वीडियो देखी और अपने सभी दोस्तों के साथ वो वीडियो शेयर भी की। ठीक है, कल जो मैंने जैसे कि तंजील का कमेंट मैंने पढ़ा था और काजल जी का कमेंट पढ़ा था मैंने वीडियो पे, बट मुझे नहीं लगता कि बाकी बच्चों को वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि आप लोगों ने शायद वीडियो देखी नहीं, और देखी होती तो मुझे लगता है कि मैंने जितनी से कोशिश की है जो चीज़ें समझाने की वो आपको समझ आई होगी। तो आप एक बार जरूर बताएं कि आपने वीडियो देखी, समझने की कोशिश की या नहीं। ओके दिव्या जी, आप पाली से है, तो पाली से तो भी हमारे एक दोस्त भी जुड़ा था। आप एक बार बताएं कि आपको किसी दोस्त ने रिकमेंड किया, आप आए और कैसा लग रहा है आपको पढ़ के। और हाँ, आज की पूरी क्लास जरूर अटेंड करके देखें, आप कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाओगे। बाकी लोगों ने देखी तो यार कमेंट जरूर करो और अपने सभी दोस्तों को मैसेज शेयर करो। जो मैसेज मैं उस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहता हूँ, जो हमने कल क्लास में डिस्कशन किया था, वो आप लोग सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा मुझे भी अच्छा लगेगा, और कई लोग उस मैसेज को देख के काफ़ी कुछ सीख सकते हैं जब उन्हें रियलिटी का पता पड़ता है। अब बात करते हैं रिले क्या होती है। चलिए धन्यवाद यश भाई। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, हमारी रिले क्या होती है, रिले क्या काम करती है। तो रिले एक ऐसी डिवाइस है, रिले एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल या वैद्युतिक राशि को वोल्टेज, करंट, पावर, उसे क्या करती है, तुलना करती है। क्या करती है, तुलना करती है, और तुलना करने के पश्चात सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजती है। ठीक है, सर्किट ब्रेकर को तुलना भेजती है। यानी कि मैं कहूं कि रिले इलेक्ट्रिकल वैल्यूज जैसे कि करंट, वोल्टेज और पावर की तुलना करके सर्किट ब्रेकर को ट्रिप माने बंद करने का सिग्नल भेजती है, बंद करने का सिग्नल भेजती है। ठीक है, सबसे पहली बात तो पता पड़ी, भेजती है से पता पड़ता है कि ता है, ती है, ते हैं, हमारी ये है फीमेल, रिले फीमेल होती है। अब हमने ये मेल फीमेल वाली ध्यान है, सर्किट ब्रेकर और रिले वाली बात मैंने आपको बताई थी। गुड मॉर्निंग समीर, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाली, हाँ बिल्कुल, रिले वाली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात से मैंने आपको लिंक करके समझाया था कि रिले तो है गर्लफ्रेंड, और रिले जो भी बात बोलेगी तो सर्किट ब्रेकर को मानना पड़ेगा। तो जब जब रिले बोलती है कि भाई सर्किट ब्रेकर को बंद कर दो, सर्किट ब्रेकर बंद हो जा, तो वो बंद हो जाता है, ये अपना एक्शन चालू कर देता है, क्योंकि रिले को दिखता है कि फॉल्ट आ गया, रिले के ऊपर फॉल्ट आ गया, तो जैसे ही सर्किट ब्रेकर तुरंत अपने आदमी भेज के उसको पिटवा देता है। ठीक है, तो चलिए इसी चीज से समझे कि इलेक्ट्रिकल वैल्यू की तुलना करके, यानी कि देखिए मैं मान लेता हूं कि मेरी एक रिले है, अभी रिले कौन सी है, करंट की वैल्यू, करंट है, ठीक है, धारा वाली मेरी एक रिले है, ये जो रिले है ये करंट वाली रिले है। अब क्या होता है, जब इस करंट वाली रिले में से, अब इसकी सेट वैल्यू है 5 एम्पियर, ये रिले है मेरी, और ये रिले करंट पे काम करती है। अब इस रिले में क्या है, 5 एम्पियर की करंट की वैल्यू सेट है। अब यहाँ से वायर निकला और यहाँ से आगे गया, तो ये तो इनपुट आया और ये आउटपुट निकल गया वायर, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल 5 एम्पियर की करंट आई और 5 एम्पियर की करंट निकल गई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेट वैल्यू 5 है। अब ऐसा भी नहीं 5 से 5.1 हुई करंट, तो ये सिग्नल मैजिक नहीं भाई, थोड़ा बहुत मार्जिन तो होता है, क्योंकि ऐसा कुछ टाइम होता है कि भाई 1 या 2 सेकंड के लिए, तो रिले टाइम पे भी बेस करती है कि भाई 1 या 2 सेकंड, या फिर मैं कहूँ 5 सेकंड तक तो रिले वेट करती है। लेकिन जब फॉल्ट या हाई करंट ज्यादा देर तक बनी रहे, अब अगर ये 5.1 ज्यादा देर तक बनी रहेगी तब दिक्कत होगी। लेकिन मैं कहता हूँ कुछ तो मार्जिन भी होता है, तो मैं मान लेता हूँ प्लस माइनस 0.2% का, -2% का मार्जिन रखा जाता है, यानी कि 5 एम्पियर तो है, लेकिन 5.2 हो या 4.8 हो तब तक सहन करेगी। अब मान लो कि किसी कारण से 5.3 एम्पियर करंट हो गई, तो जैसे ही 5.3 एम्पियर होगी, ये इसको मेजर करेगी कि भैया मेरी औकात तो 5 है और ज्यादा से ज्यादा 5.2, लेकिन तू तो 5.3 है, तो ये तुरंत सिग्नल भेजेगी किसको, सर्किट ब्रेकर को। और जैसे ही सर्किट ब्रेकर के पास सिग्नल जाएगा, तो सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, यहाँ पे इस सर्किट को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि ये तार सीधे सर्किट ब्रेकर में जा रहा है, लेकिन सर्किट ब्रेकर इस तार को काट के जो कनेक्शन है उसे तोड़ देगा, जिस वजह से क्या होगा, हमें किसी भी तरह की मुसीबत का सामना करना नहीं पड़ेगा और मेरा सर्किट पूरी तरह से सेफ रहेगा। तो इस तरह से रिले फंक्शन करती है, समझ आया।
रिले क्या करती है, जो भी क्वांटिटी है उसके अंदर, यानी कि वो करंट मेजर कर रही है या पावर कर रही है या वोल्टेज कर रही है, तो उसमें से जो करंट फ्लो होती है या वोल्टेज फ्लो होता है उसको मेजर करती है, और अगर वो सेट वैल्यू से कम या ज्यादा है तो वो सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजने का काम करती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बताइए फॉल्टी कंडीशन में सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजने का काम कौन सा डिवाइस करता है? तब हमें क्या टिक करना पड़ेगा, रिले करती है। ये काम कौन करता है, रिले करती है। अब इस आधार पर रिले के टाइप्स है, ये चीज समझ आ गई, मैं मिटा रहा हूं इसे। इस आधार पर हमारे कुछ रिले के टाइप है। सबसे पहला आता है थर्मल रिले। थर्मल, और थर्मल को हिंदी में क्या कहा जाता है, तापीय। ठीक है, और रिले को तो अपन ने ऊपर लिख ही रखा है, तो ये चीज आप यहां से समझ लेंगे। ठीक है, तापीय रिले। तो इस प्रकार की रिले में एनओ तथा एनसी। अब एनओ और एनसी क्या होता है, तो देखो एनओ और एनसी में यहां लिखता हूं। एनओ क्या होता है, नॉर्मली ओपन, और इसी तरह से एनसी क्या होता है, नॉर्मली क्लोज। तो एनओ यानी कि जो बटन नॉर्मली ओपन रहता है, तो अब ध्यान रखो एक चीज, जो बच्चे जो एनओ नॉर्मली ओपन रहता है, ठीक है, नॉर्मली ओपन रहता है, तो ये मेरा ऑन बटन है, और एनसी बटन जो नॉर्मली हमेशा क्लोज रहता है तो वो ऑफ बटन होता है। ठीक है, तो ये देखो यहां से ये चीज समझे कि थर्मल रिले के अंदर एनओ और एनसी दो बटन होते हैं। ठीक है, एनओ और एनसी दो बटन होते हैं। अब क्या होता है, जब भी इसके एलिमेंट में एलिमेंट भी लग रहता है, जब भी इसमें से करंट फ्लो होती है, तो इसकी जो बाईमेटलिक स्ट्रिप होती है, बाईमेटलिक स्ट्रिप क्या करती है, अब बाईमेटलिक स्ट्रिप में जैसे हाई करंट गई तो वो तुरंत ट्रिप करा देती है, क्योंकि अगर एक सेट वैल्यू के बाद उसमें से करंट निकली तो जैसे उसके कॉन्टेक्ट होता है इस तरीके से। ठीक है, जैसे ही करंट हाई निकली तो वो गर्म होके अलग हो जाती है, गर्म होके अलग हो जाती है और कॉन्टेक्ट टूट जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की रिले का उपयोग थर्मोस्टेट, तो आपने देखा होगा इसका उपयोग कहां किया जाता है, थर्मोस्टेट में। आपने देखा होगा अपना फ्रिज जो कूलिंग देता है, मगर पीछे की तरफ हाथ लगा के देखोगे काफी गर्मी होती है, और कभी कभी आपने देखा फ्रिज चल रहा है और एकदम से कट की आवाज आती है, और आपको लगता है कि यार फ्रिज बंद हो गया, लेकिन वो क्या है, थर्मोस्टेट ने ट्रिप कर दिया कि भाई टेम्परेचर ज्यादा हो गया, अभी अपने को थोड़ा डाउन करना है पंखे को, पीछे की तरफ से जो उसका कंप्रेसर लगा है उसे डाउन करने के लिए। फिर मैं बात करूं एक और, अगर आप देखो समझना चाहो, ठीक है, तो आप आयरन में, इलेक्ट्रिकल आयरन आपके घर में होती है, देखो अगर आपके पास अभी नई वाली आयरन है, तो जब आप प्रेस करते हो एक टाइम पर जब बहुत ज्यादा प्रेस गर्म हो जाती है तो टक की आवाज आती है, और प्रेस फिर धीरे धीरे ठंडी होने लगती है, जो बत्ती है वो बुझ जाती है। तो क्या होता है, वो टेम्परेचर को कंट्रोल कर रही है, वो सर्किट को तोड़ दिया। फिर जैसे ही अगेन देखो बायोमेट्रिक स्ट्रिप कैसी होती है, मैं दिखाऊंगा आपको। अब क्या होगा, जैसे ही क्या होता है, जैसे ही देखिए ये जुड़ती है, वैसे इसका उल्टा ही है कॉन्सेप्ट, जैसे ही पत्ती गर्म हुई तो ये इससे चिपक जाती है, झुक जाती है आगे, तब हमारा संबंध टूट जाता है। फिर जैसे ही होता है ये अलग हो जाती है ठंडी होने पे, तो इसका संबंध चालू हो जाता है। तो इस तरह से कुछ मेरी बायोमेट्रिक स्टेप होती है जो कि काम करती है। ठीक है, बस हमें ध्यान रखना है कि थर्मल ओवरलोड रिले कहाँ इस्तेमाल होती है, थर्मोस्टेट में या फिर इलेक्ट्रिकल आयरन में। थर्मल ओवरलोड रिले थर्मोस्टेट में या इलेक्ट्रिकल आयरन में काम करती है। अभी जो दिव्या पाठक जी क्लास में आए थे, क्या है प्रेजेंट अभी? चलिए फिर आता है अगला नंबर मैग्नेटिक रिले का। और मैग्नेटिक को क्या कहेंगे हम लोग, चुंबकीय। ठीक है, चुंबकीय। अब चुंबकीय रिले है, इसका डायग्राम भी है। ठीक है, अभी डायग्राम थोड़ा सा टिपिकल है, आप लोग बोले तो मैं डायग्राम बना के बताऊं, अदरवाइज इससे आगे बढ़े। बताओ भाई, कमेंट करो यार। बिना डायग्राम के समझा दूं या डायग्राम के थ्रू समझाऊं, ये आप लोग कमेंट कर दो। अगर बोलोगे तो ऐसा कर लेते हैं, डायग्राम में बुक में से निकाल लेता हूँ डायग्राम और दिखा देता हूँ आपको। जल्दी जल्दी कमेंट करो, वरना मेरे पास इंग्लिश की एक बुक है,
क्या हो गया भाई बालकों, कमेंट नहीं आ रहा तुम लोगों के? क्लास में हो या सारे लोग गए? तो देखो मैं डायग्राम दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरह की रिले होती है, ठीक है। अब ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये एक देखो फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट दो होते हैं। अब जैसे ही एक सेट वैल्यू से ज़्यादा करंट फ्लो होना इसमें स्टार्ट होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि मैग्नेटिक रिले, एक चीज़ जो हमें समझनी है कि मैग्नेटिक रिले करंट पर कार्य करती है। जो मेरी मैग्नेटिक रिले है वो धारा पर कार्य करती है। अब धारा पर कार्य करती है यानी कि इसमें एक मैग्नेटिक सर्किट है, उस मैग्नेटिक सर्किट में कॉइल है। अब जैसे ही करंट इसमें से फ्लो होगी तो ये अट्रैक्ट हो जाएगी, और जैसे ही इसमें अट्रैक्शन आता है तो उस वजह से ये ऑन और ऑफ होने लगती है, उस वजह से ये ऑन और ऑफ होने लगती है। तो देखो यहाँ पे देखो फिक्स कॉन्टैक्ट है और ऊपर एक मैग्नेटिक पार्ट है जिसके ऊपर वाइंडिंग कर रखी है, इसे सप्लाई मिलती है। अब जैसे ही करंट की वैल्यू एक सेट वैल्यू से ज्यादा होती है तो क्या होता है, यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है और ये अट्रैक्ट हो जाती है इससे, और इसी के अट्रैक्शन और रिपल्शन के कारण मेरी जो रिले है वो ऑन और ऑफ होती है, मेरी जो रिले है वो ऑन और ऑफ होती है आवश्यकता के अनुसार। तो ये चीज आप लोगों को समझनी है, ठीक है। कमेंट नहीं कर रहे तुम लोग, फटाफट से जो जो क्लास में प्रेजेंट है ना एक बार मुझे कमेंट करके बता दो। जो जो भी क्लास में प्रेजेंट है तो एक बार कमेंट करके बताओ मुझे कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है, पता तो पड़े। चलिए इसके बाद आता है ओवरलोड रिले, ठीक है। ओवरलोड रिले, तो ओवरलोड रिले पावर पर कार्य करती है, पावर यानी कि शक्ति पर कार्य करती है, शक्ति पर कार्य करती है। अब यानी कि कैसे, अब भाई लोड यानी कि पावर होता है, कैलकुलेट करते हैं। अब अगर पावर किसी सर्किट में ज्यादा हो गई, अगर किसी सर्किट में मैं कहता हूं कि पावर ज्यादा हो चुकी है, किसी सर्किट में पावर यदि ज्यादा हो गई, तब हम उस कंडीशन में क्या करेंगे भाई, अगर किसी सर्किट में अब अगर किसी सर्किट में पावर ज्यादा हो गई, लोड ज्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, मेरी रिले पावर को मेजर करेगी। अगर पावर ज्यादा हो गई, लोड बढ़ गया, तो ये तुरंत सर्किट को ट्रिप कर देगी, जिससे कि मेरे बाकी के इंस्ट्रूमेंट खराब ना हो, जिससे कि मेरे बाकी के इंस्ट्रूमेंट खराब ना हो। अच्छा मुझे कमेंट दिख नहीं रही थी, अरिहंत वाली बुक है मेरे पेज, तो हाँ अरिहंत वाली बुक में डायग्राम है, ठीक है। सत्यम वर्मा जी नमस्कार, सत्यम जी कहाँ से आप एक बार कमेंट करके बताएं। चलिए तो ये हो गई देखो करंट ओवर करंट एम्पियर, ठीक है। ये क्या है, काफी ज्यादा काम करती है। आप ऐसे कह सकते हो कि भाई 300 एम्पियर तक की भी आती है, ठीक है, लेकिन ये हमारी चीज काम की नहीं है। बस समझ आए ना, जब लोड ज्यादा बढ़ जाए तो कौन से रिले काम में लेंगे, ओवरलोड रिले को काम में लिया जाता है, ओवरलोड रिले को काम में लिया जाता है। वोल्टेज के लिए ओवर वोल्टेज रिले, करंट के लिए ओवर करंट रिले। एक बार मैं नाम लिख के दिखा देता हूं आपको। बस एक चीज रिले में ध्यान रखिए कि रिले का काम सिर्फ और सिर्फ सिग्नल भेजना है, सेट वैल्यू की तुलना करके सिग्नल भेजने का काम करती है रिले। राजवीर आज लेट आया है, गुड मॉर्निंग। चलिए तो रिले का काम क्या है, सिर्फ सेट वैल्यू को मेजर करना जो उसके अंदर फिक्स है, और अगर ज्यादा या कम देखे तो सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजना। तो देखो अब रिले कौन कौन सी होती है, ओवर करंट रिले, ओवर वोल्टेज रिले, ठीक है। फिर आता है अंडर करंट रिले और अंडर वोल्टेज रिले। इसके अलावा आती है ओवर वोल्टेज रिले, सॉरी ओवर लोड रिले, और थर्मल रिले, मैग्नेटिक रिले तो मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह की कुछ रिले जो कि हमारे पास होती है बाराबंकी से। सत्यम जी आज आप पहली बार क्लास में जुड़े हैं क्या, या आपने प्रीवियस क्लासेस देखी हुई है? तो ये रिले के नाम है जो कि आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं
एक चीज है जो कि कहलाती है मैग्नेटिक क्लच। ये चीज आपने शायद पहली बार सुनी होगी, मैग्नेटिक क्लच, और इसे हिंदी में चुंबकीय क्लच ही कहेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इंग्लिश वाला नाम भी ध्यान रखोगे। क्या नाम है? मैग्नेटिक क्लच यानी कि चुंबकीय क्लच। ठीक है, ठीक है। अब ये किस तरह का होता है, ये किस तरीके से काम करता है, ये किस तरीके का होता है या फिर किस तरीके से काम करता है, वो समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। सबसे पहले तो हमें इसके लिए छोटी सी जो चीज है वो देखनी पड़ेगी कि भाई एक ये क्या है, आयरन का पीस है। ये होता क्या है, ये आयरन का पीस यानी कि एक आयरन का टुकड़ा होता है जिसके ऊपर हम लोग कॉइल लपेट देते हैं। तो ये क्या हो गई, कॉइल यानी कि वाइंडिंग हो गई। और ये 220 की वोल्ट की मैंने सप्लाई दी। अब अगर किसी लोहे के टुकड़े पे अगर आप मैग्नेटिक कॉइल बांध के अगर उस पर सप्लाई दोगे तो वो क्या बन जाएगा, तो ये बन गया चुंबक। अभी चुंबक बन चुका है। अब देखो, अब अगर मैं इसके पास में कोई आयरन का पीस लेके आऊं इस तरह का, अब अगर मैं इसके पास आयरन का पीस लेके आऊंगा इस तरह का, तो क्या ये इससे चिपकेगा या नहीं? बिल्कुल चिपकेगा ना। अब आपको ये बताओ मुझे कि किस किस ने 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर देखा है अपने जीवन में कभी भी? एक बार मुझे फटाफट से, मैंने रिकमेंड किया था, अच्छा अनिल जी आपने रिकमेंड किया था, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिश वर्मा, गुड मॉर्निंग सर, फर्स्ट क्लास है मेरी। चलिए अनिश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो इस सत्यम जी और अनिश जी आप ही के दोस्त हैं अनिल जी, बहुत बहुत बढ़िया। देखिए आप लोग ऐसा करते हो तो बहुत खुशी होती है। और सत्यम जी, अनिल जी पहली बार आए हैं, आपको बताना चाहता हूँ कि डेली हमारी आईटीआई के लिए क्लासेस चल रही है जो कि आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी काफ़ी हेल्पफुल है। पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। 4 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, 5वां चैप्टर चल रहा है। डेली 10 बजे लाइव क्लास होती है। तो टाइम पे कल से आप लोगों को टाइम पे आना है। आज तो आप आधे घंटे लेट आए हैं, बट कल से टाइम पे आना है। हाँ, और बाकी लोग सभी कमेंट करके बताओ कि किस किसने 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर देखा है। हाँ, और बाकी लोग भी बताएं। चलिए अब्दुल समीर, तालियों से स्वागत कर लिया। लेकिन आप ये बताओ कि 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर किस किसने देखा है? ठीक है, सबने देखा है। अब उसके, अच्छा अनिश वर्मा जी ने नहीं देखा 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर किस तरह से दिखता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने नहीं देखा तो हमारा काम है दिखाने का। मैं दिखा दूँ आपको, कोई बात नहीं, अपने पास सुविधा उपलब्ध है सारी। तो 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर में अगर आप जिसने देखा है तो उसको एक चीज तो जरूर पता होगी कि उसके अंदर एक होता है हैंडल। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, एक हैंडल होता है। उस हैंडल को घुमा के हम लोग अपने 3 पॉइंट या 4 पॉइंट स्टार्टर को कंट्रोल करते हैं। अब उस हैंडल को घुमा तो रहे हैं हम लोग, लेकिन क्या होता है उस हैंडल के अंदर, देखिए मैं दिखाता हूं आपको। ये देखो, अब ये दिख रहा है आपको ये चीज, ये, तो ये जो ये मैग्नेटिक का पीस दिख रहा है ना आपको, देखो ये जो मैग्नेटिक का आपको पीस दिख रहा है ना, ये रहा। ठीक है, इसे कहते हैं चुंबकीय क्लच। ये पकड़ने का काम करता है। ठीक है, और फिर आपको देखो ये दिख रहा है, ये जो नहीं दिख रहा है, ये लाइन ऊपर, एक जो हमारा हैंडल है इसके ऊपर दिख रहा है, ये क्या होता है, ये एक मैग्नेट का पीस होता है। अब हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे ये जो हैंडल है इसको वहां लेके जाते हैं, और साथ ही साथ इस हैंडल पे देखो, यहाँ तो क्या होता है मेरा मैग्नेटिक क्लच मौजूद होता है, और यहाँ पे इस हैंडल के ऊपर है ना क्या होता है, एक आयरन का पीस होता है। अब जैसे जैसे मैं घुमा के लेके जाऊंगा, जैसे ही एंड पॉइंट पे लेके जाऊंगा, तो भाई ये तो पूरा मैग्नेट बना हुआ है, आयरन का पीस जैसे आएगा तो ये चिपक जाता है, तो ये इसको पकड़ लेता है, जकड़ के रख लेता है। प्लंजर को, हैंडल को जकड़ने का काम करता है, और इसे हम लोग मैग्नेटिक प्लंजर कहते हैं। तो देखो क्या होगा, जैसे ही ये, जैसे भाई ये वाला हिस्सा यहाँ, यानी कि ये वाला हैंडल यहाँ घूम के आएगा, तो ये जो ये वाली चीज है ना, ये से चिपक जाएगी। तो इसे ही मैग्नेटिक क्लच कहा जाता है। ठीक है, आपकी भाषा में बात करें तो मैग्नेटिक क्लच इसे ही कहा जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक क्लच इसे ही कहा जाता है। अच्छा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, एक बार आप लोग सभी लोग वीडियो को बंद करके, वीडियो को एक बार बंद करके दोबारा चालू करो। यहाँ कमेंट में पता नहीं क्या हो गया, हैंग सा हो रहा है। एक बार वीडियो को बंद करके दोबारा चालू करें।
ठीक है, सभी लोगों के सही चल रही है ना वीडियो? देख लेना, किसी की अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को बंद करके चालू कर सकते हैं। बिल्कुल संजय जी एमजी सेट पर रहता है, 2 पॉइंट स्टार्टर में भी होता है, बिल्कुल 2 पॉइंट स्टार्टर में, 3 पॉइंट स्टार्टर में, 4 पॉइंट स्टार्टर में, सब जगह पे होता है। ठीक है, चलिए, तो आप लोग समझ गए कि मैग्नेटिक क्लच क्या काम करता है। बस इसका काम किसी भी लीवर को या प्लंजर को जकड़ कर रखने का काम होता है। ठीक है, क्या करते हैं इसमें एक मैग्नेट का टुकड़ा होता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग बांध के सप्लाई देते हैं। जैसे हम लोग सप्लाई देंगे तो ये चुंबक बन जाता है, और जब ये चुंबक बन जाता है तो एक दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल यानी कि आयरन का पीस जब इसकी तरफ आता है तो ये उसे जकड़ कर रख लेता है। तो दो तरह के होंगे, डीसी पे चलने वाला और एसी पे चलने वाला। तो हमें उससे मतलब नहीं है कि डीसी पे चल रहा है एसी पे चल रहा है। अब अगर डीसी पे चल रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे इसे, देखो दो तरह का नाम दे लेते हैं, डीसी ऑपरेटेड मैग्नेटिक क्लच, डीसी ऑपरेटेड मैग्नेटिक क्लच। ठीक है, मैग्नेटिक क्लच को एमसी नाम दे दिया, तो ये कहाँ काम आएगा, 2, 3 और 4 पॉइंट स्टार्टर में, 2, 3 और 4 पॉइंट स्टार्टर में काम आएगा। फिर एक होता है एसी ऑपरेटेड, एक होता है एसी ऑपरेटेड एमसी यानी कि मैग्नेटिक क्लच, और ये कहाँ पे काम में लेगा, स्टार डेल्टा स्टार्टर में, क्योंकि स्टार डेल्टा स्टार्टर कहाँ काम आती है, 3 फेज एसी इंडक्शन मोटर में। तो जहां एसी मोटर की बात करेंगे वहां एसी ऑपरेटेड मैग्नेटिक क्लच आएगा। अब आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, बताइए 3 फेज एसी इंडक्शन मोटर में कौन सा मैग्नेटिक क्लच काम में आता है, एसी मैग्नेटिक क्लच, डीसी मैग्नेटिक क्लच या दोनों। हम टिक करेंगे एसी। यही अगर पूछ ले कि बताइए 3 पॉइंट स्टार्टर में कौन सा मैग्नेटिक क्लच काम में आता है, तब हम क्या लिखेंगे, डीसी मैग्नेटिक क्लच काम में आता है। तो इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, लेकिन हमने तो इस तरह से पढ़ाई करी है कि हमें चाहे ऐसे पूछो या ऐसे पूछो या ऐसे पूछो, हम लोग आंसर दे सकते हैं। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है। चलिए 37 मिनट हो चुके हैं, एक बार जलपान कर लिया जाए। चलिए, सत्यम और अनिश जी क्लास में प्रेजेंट है कि नहीं? सत्यम और अनिश जी को बताना चाहूंगा कि आप लोग प्रीवियस वीडियो भी जरूर देखें, ठीक है, तब आपको कुछ चीजें समझ आने लगेगी, क्योंकि ये आज इस क्लास चैप्टर का सेकंड डे है, आज इस चैप्टर का दूसरा दिन है, तो हो सकता है कि आपको समझने में कुछ परेशानी भी हो। चलिए अब देखते हैं टाइमर क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अब टाइमर के बारे में। चलिए, सुनील यादव जी, सुनील जी नमस्कार, स्वागत सत्कार अभिनंदन आपका। कैसे हैं सुनील जी और कहाँ से हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब हम लोग देखेंगे टाइमर। ठीक है, तो सब अपनी अपनी घड़ी में देख के बता दो टाइमर, टाइम क्या हो रहा है। चलिए टाइमर के बारे में पढ़ते हैं कि टाइमर क्या करता है। तो देखो, टाइमर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है बड़ी बड़ी मशीन में। क्यों? क्योंकि किसी निश्चित समय के बाद किसी डिवाइस को ऑफ करने के उद्देश्य से इसे काम में लिया जाता है। मैं लिख लेता हूं, किसी निश्चित समय के बाद किसे ऑफ करना पड़ता है, हमारे सिस्टम को। ठीक है, कि किसी निश्चित समय के बाद स्वतः ही, यानी कि अपने आप, किसी निश्चित समय के बाद स्वतः ही ऑफ करने के लिए क्यों काम में लिया जाता है। किसी निश्चित समय के बाद किसी भी डिवाइस को, किसी भी एलिमेंट को अपने आप ऑफ करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए 10:39 किसके काम में लेते हैं, टाइमर का। ठीक है, अब हमें मान लो कोई सर्किट हमने चालू कर दिया, अब मैं चाहता हूं कि यार 10 मिनट बाद ये ऑफ हो जाए, अपने आप मेरा काम हो जाएगा और मुझे कहीं काम से जाना है, तो मैं क्या करूंगा, टाइमर सेट कर दिया कि 10 बजे बाद। आपके टीवी में भी देखो एक टाइमर नाम का ऑप्शन होगा, अगर आप मेन्यू में जाओगे तो आप सेट कर दो 10 मिनट बाद, तो 10 मिनट बाद टीवी अपने आप बंद हो जाएगी। और ऐसी बहुत सारी चीजें कि आप टाइमर सेट करके अपनी चीजों को बंद कर सकते हो। ठीक है, आपके मोबाइल में होता है स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑफ, 5 सेकंड 15 सेकंड का टाइम होता है, आप परेशान होते हो तो आप उसको 1 मिनट 2 मिनट का सेट करके रखते हो। तो इस तरह से आप अपने स्क्रीन को या कोई भी डिवाइस में कहूंगा, किसी भी तरह की मशीन को अगर आपको बंद करना है किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद, तो आप किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, आप इस्तेमाल करोगे दोस्तों टाइमर का।
ठीक है। हम किसका इस्तेमाल करेंगे? टाइमर का। तो इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए प्रणाली में कंट्रोल तथा लोड के साथ इस टाइमर का प्रयोग किया जाता है ताकि चीजें अपने आप ऑन और अपने आप ऑफ हो सके, ठीक है। एक यानी कि दिए गए समय के पश्चात ऑफ करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? टाइमर का इस्तेमाल करेंगे। अब टाइमर दो तरह का है टेक्निक के आधार पर, ठीक है। टेक्निक के आधार पर टाइमर किस किस तरह का? देखिए, सबसे पहला आता है केमिकल टाइमर। केमिकल टाइमर को आप लोग क्या कहेंगे? रासायनिक टाइमर। अब रासायनिक टाइमर में क्या होता है? इसमें दो पदार्थों की रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप ये ऑफ होता है। टाइम को कैसे सेट किया जाता है? दो पदार्थ उनकी रासायनिक क्रिया के आधार पर टाइमर को सेट किया जाता है। फिर आता है थर्मल। थर्मल को क्या कहा जाता है? तापीय। थर्मल यानी कि तापीय टाइमर। अब ये थर्मल या तापीय टाइमर की अगर मैं बात करूं तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? थर्मल या तापीय टाइमर ये क्या करता है? टेम्परेचर पे जैसे ही मानो किसी एलिमेंट का मैंने कर दिया कि यार जैसे ही इसका टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर हो आप ऑफ कर दो, मुझे काम ही नहीं है इसका, ठीक है। जैसे ही 50 डिग्री ऊपर हो तो उसको बंद करने के लिए, ठीक है, तो धातु क्या एक निश्चित समय के पश्चात धातु इतनी फैल जाती है कि उसके कॉन्टेक्ट या तो जुड़ जाते हैं या फिर हट जाते हैं, ठीक है। इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है या तो जुड़ेंगे या हटेंगे, और ज्यादातर हमें क्या चाहिए? हटाना है। तो इससे ये चीज समझो, थर्मल रिले सॉरी थर्मल टाइमर ज्यादातर कहाँ प्रयोग किया जाता है? आप देखो आपकी इलेक्ट्रिकल आयरन में होता है, आजकल जो नई आयरन आ रही है, ठीक है, वहां पे क्या है? जैसे ही गर्मी ज्यादा बढ़े, जैसे ही तापमान बढ़े, भाई आप डिवाइस को मेरे ऑफ कर दो। सर देयर इज अ नेटवर्क इशू ड्यू टू रेन। भाई जिसके भी नेटवर्क इशू आता है, मैंने आपको बताया वीडियो को बंद करो और दोबारा चालू करो। वीडियो को बंद करके दोबारा चालू करेंगे तो आपका नेटवर्क इशू दूर हो जाएगा, ठीक है समीर। वीडियो को बंद करके दोबारा चालू करो, आपका नेटवर्क इशू दूर हो जाएगा। फिर अगला है मैकेनिकल टाइमर। अगला क्या है मेरे पास? मैकेनिकल टाइमर नाम का ऑप्शन है। तो इस टाइमर में क्या होता है कि टाइमर स्प्रिंग तथा गियर प्रणाली पर आधारित होता है। स्प्रिंग तथा गियर प्रणाली पर आधारित होता है। गियर प्रणाली पर आधारित होता है, ठीक है। मैकेनिकल, भाई तो मैकेनिकल आइटम से मैकेनिकल आइटम क्या होता है? स्प्रिंग तथा गियर प्रणाली। तो ये गियर प्रणाली इस पर आधारित होता है। इसकी नॉब को घुमाकर, ठीक है, एडजस्ट करके मैं अपने टाइमर को सेट कर सकता हूं। टाइमर को सेट कर सकता हूं। जिसको भी नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है एक बार वीडियो को बंद करके दोबारा चालू कर सकता है। फिर इसके अलावा आता है इलेक्ट्रॉनिक टाइमर। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाएगा बताइए? स्प्रिंग तथा गियर प्रणाली पर आधारित टाइमर कौन सा है? तो वहां टिक करेंगे मैकेनिकल, ठीक है। तापमान पर आधारित टाइमर कौन सा है? थर्मल टाइमर। रासायनिक क्रियाओं के आधार पर किस टाइमर का आविष्कार किया गया? केमिकल टाइमर। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक टाइमर। तो इलेक्ट्रॉनिक टाइमर में आधुनिक टाइमर है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ऑन तथा ऑफ करने के लिए, जैसे कि टीवी रिमोट, मोबाइल, इन सारी चीजों में। इसकी बात करें तो देखो सबसे पहली बात तो ये हल्का तथा सस्ता होता है। भाई बहुत ज्यादा हल्का है, सस्ता है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा छोटा भी होता है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा छोटा भी होता है, और इससे एकदम एक्यूरेट वैल्यू प्राप्त होती है। इससे हमें बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू प्राप्त होती है। तो अब बताओ ये चीज आप समझे या नहीं समझे? ठीक है। अब इसके अलावा भी कुछ टाइमर होते हैं जो कि हमें देखने हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ टाइमर है। तो ये हो गए। अब इसके बाद देखो ऑन टाइमर। ऑन टाइमर यानी कि सर्किट को ऑन करने के लिए जो टाइमर इस्तेमाल किया जाता है उसे ऑन टाइमर कहते हैं। इसके बाद आएगा ऑफ टाइमर, यानी कि किसी सर्किट को ऑफ करने के लिए अगर मैं किसी टाइमर का इस्तेमाल करूंगा तो उसे ऑफ टाइमर कहते हैं। फिर आता है पुनरावृत्ति, यानी कि रिपीटेशन वाला टाइमर, यानी कि किसी सर्किट को बार बार ऑन और ऑफ करने के लिए जिस टाइमर का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहेंगे पुनरावृत्ति टाइमर, ठीक है, पुनरावृत्ति टाइमर कहा जाता है। तो इस तरीके के आपके पास इतने सारे टाइमर हैं। तो टाइमर वाला कॉन्सेप्ट और जो भी मैंने मैग्नेटिक क्लच वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाया, समझ आया या नहीं एक बार कमेंट करके यस कर देंगे जिसको समझ आया, जिसको नहीं आया तो वो वीडियो को बैक करके देख लेगा, ठीक है। फिर भी समझ आया तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। देखो कल की क्लास में जो जो टॉपिक आपको समझ नहीं आया तो उसका जवाब मैं आपको आज जरूर दूंगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि मेरे से समझाने में गलती रह गई हो या आप लोगों ने दोबारा वीडियो देखी हो तब भी आपको समझ नहीं आया हो, तब कल का टॉपिक तो मैं आज की क्लास में बता दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आज की क्लास का टॉपिक ही दोबारा रिपीट मैं खुद से जितनी बार कर दूंगा मुझे लगेगा कि बच्चों को समझ नहीं आया तो मैं अपने आप रिपीट कर दूंगा उसे। चलिए
सर गलती वो भी आपसे, अरे भाई चलिए लिमिट स्विच। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है मेरा, लिमिट स्विच। तो ये एक सामान्य प्रकार का पुश टू ऑफ होता है। तो यहां जो चीज हमें ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछा जाएगा, पुश टू ऑफ यानी कि दबाकर बंद करने वाला। ठीक है, इसका उपयोग किसी भी शेपर, स्लॉटर, मिलिंग, वाइंडिंग, ड्रिलिंग आदि मशीनों में किसी भी यांत्रिक क्रिया के, यानी कि जो मैकेनिकल काम हो रहा है, देखो ड्रिलिंग मशीन है, शेपिंग मशीन है, ठीक है भाई, ग्राइंडिंग मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, इन सब में मैकेनिकल काम होता है। अब इन सब कार्य के संपन्न होने के पश्चात मोटर को ऑफ करने के लिए, तो इन सभी कार्य के संपन्न होने के पश्चात मोटर को ऑफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो मैं कहूंगा ज्यादातर कोई भी यांत्रिक कार्य होने के पश्चात मोटर को ऑफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एक चीज जो में ध्यान रखनी है कि भाई लिमिट स्विच का कार्य क्या है, मोटर को ऑफ करना। लिमिट स्विच का कार्य क्या है, मोटर को ऑफ करना। एक बार कार्य संपन्न हो जाने के पश्चात हम लोग लिमिट स्विच का काम क्या करते हैं, बंद करने के लिए। तो जो नाम आपको ध्यान रखना है, पुश टू ऑफ। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, सर सोलेनॉइड बन गया क्या? नहीं, सोलेनॉइड नहीं बना। देखिए सोलेनॉइड की अगर आप बात करना चाहते हैं, जो मैग्नेटिक रिले पढ़ा है ना, उसी के अंदर आप सोलेनॉइड रिले पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक के अंदर ही सोलेनॉइड टाइप कंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, सोलेनॉइड टाइप एक मटेरियल कंस्ट्रक्शन होती है उसी के अंदर। ठीक है, तो एट्रैक्शन टाइप जो बनता है उसी में सोलेनॉइड टाइप आता है आपका। तो उसको पढ़ना इतना जरूरी नहीं है, जितनी चीजें देखिए क्या है कि मैग्नेटिक रिले किस तरह से काम करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक रिले के मैंने आपको बताया कि एक कॉइल के ऊपर हमने वाइंडिंग कर दी। अब वाइंडिंग कर दी, अब जैसे ही उसके अंदर हाई करंट या हाई पावर फ्लो होगी एक सेट होने के पश्चात, तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, और मैग्नेटाइज होने के बाद एट्रैक्शन और रिपल्शन के प्रिंसिपल पर काम करके वो सर्किट को ऑन और ऑफ करने का काम करता है। देखिए अगर हम आईटीआई के लेवल की बात करें तो आपके बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन आएंगे, इतनी इन डेप्थ क्वेश्चन आपके नहीं आएगा। हाँ देखा है बिल्कुल, इसमें भी अब है ना मैग्नेटिक पढ़ा हमने, लेकिन मैग्नेटिक के अंदर भी एट्रैक्शन टाइप, रिपल्शन टाइप, सोलेनोइड टाइप बिल्कुल होते हैं। मैं मना नहीं कर रहा इस बात को, लेकिन आईटीआई के सिलेबस में इतना इन डेप्थ होता नहीं है कि हमें इतना डेप्थ में जाना पड़े। फिर भी अगर आगे आया तो मैं जरूर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ भाई, जो नए आए हैं बिल्कुल अभी अभी आए हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, तो लिमिट स्विच के बारे में एक चीज क्लियर हो गई कि ये पुश टू ऑफ स्विच होता है। ध्यान रखें भैया, इसको बंद करते ही आंख बंद कर लो। लिमिट स्विच यानी कि किसी भी चीज को लिमिट कर देना यानी कि बंद कर देना, लिमिट कर देना यानी कि बंद कर देना। धन्यवाद तंजिल अंसारी, लोगों से निवेदन करने के लिए कि वीडियो को लाइक कर दें। मैं ध्यान भूल जाता हूँ मगर मेरे स्टूडेंट इतने प्यारे हैं कि वो ध्यान नहीं भूलते। चलिए अगला है कंट्रोल ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये सारा भी हमारा टॉपिक यही चल रहा है, वेरियस कंट्रोल एलिमेंट। अब कंट्रोल ट्रांसफार्मर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया। कैसे पढ़ाया था? मैंने आपको पढ़ाया था ना, सीटी और पीटी, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, बताया था कि हमारे जो ग्रिड सब स्टेशन है वहां पे मैं क्या कर सकता हूं, बड़े बड़े वोल्टेज या बड़ी बड़ी करंट को मेजर नहीं कर सकता। तो उन ज्यादा वोल्टेज या करंट को मेजर करने के लिए मुझे उनको लो वोल्टेज या करंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सीटी तो क्या करता है, लगभग 100 एम्पियर को 5 एम्पियर में कन्वर्ट कर देता है, और 11 केवी तक की लाइन को मैं कहूं 110 वोल्ट में या 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी मदद से मैं आसानी से वोल्टेज को मेजर कर सकता हूं या करंट को मेजर कर सकता हूं। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसे नहीं चलेगा, पूरा दिन मेहनत करते हैं सर, दबा के लाइक शेयर ठोकिए। हाँ तुम लाइक शेयर ठोको। जो कल वाली मैंने कोविड के रिलेटेड वीडियो बनाई थी उसको तो जरूर आप अपने स्टेटस पे लगाएं और अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। मैं चाहता हूं कि उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और उससे जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं उसे मैसेज को समझें और आगे भी फॉरवर्ड करें। ठीक है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो अपनी सेवा दे रहे हैं और उसके बावजूद मर रहे हैं। ठीक है, कल का ही वाक्य, आज सुबह ही एक बहुत ही दुखद सूचना मिली कि एक व्यक्ति था आगरा में, मैं कहूँगा लास्ट ईयर से भी
वो बंदा लगातार इस साल से तो इतना ज़्यादा एक्टिव था कि सिलेंडर हर किसी व्यक्ति को छिपी टोलाई के एरिया सिलेंडर दिलाने में तत्पर रहता था। लेकिन अभी सेफ्टी, देखिए काम कुछ भी करो लेकिन अपनी सेफ्टी रखोगे, तो वही है कि अगर आप सेफ्टी नहीं रखोगे, काम करते रहोगे तो दिक्कत है। तो प्रॉपर आप सेफ्टी करो कि जब मैं भी जाता हूँ तो 3 मास्क, आप नहीं मानोगे 3 मास्क पहनना कितनी बड़ी बात है। फेस शील्ड, हाथों में ग्लव्स, बार बार पूरी अपनी बॉडी को सैनिटाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि हमें ये कार्य करते रहने हैं जिससे हम लोग अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। ठीक है भाई, हमें सेवा भी करनी है लोगों की और अपने शरीर को स्वस्थ भी रखना है, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। ठीक है, चलिए अभी टाइम काफी हो गया, अब हम देखते हैं कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर। देखिए सीटीपीटी ये वोल्टेज करंट को कंट्रोल करता है जिसकी मदद से मैं इसे आसानी से मेजर कर सकूं। तो ध्यान रखो, हाई वोल्टेज और हाई करंट को मेजर करने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर का ये वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करने का कार्य करती है। ठीक है, इतनी चीज हो गई। अब कल की क्लास में हमें क्या देखना है? ठीक है, अब आज ही अगर मैं टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा तो फिर क्या है, ये सारी चीजें, क्योंकि कंट्रोल पैनल में वायरिंग करते समय जो जो सामग्री लगती है हमें उसके बारे में कल की क्लास में डिस्कस करना है, और जो कि हम कल की क्लास में ही खत्म करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही बहुत है। ठीक है, थोड़ा सा कम टाइम लगा। अभी ये जो हमारा ये टॉपिक था ना कि वेरियस कंट्रोल एलिमेंट्स, ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर के साथ खत्म होता है। ठीक है, पीडीएफ सॉरी कल मैं इस चैप्टर की नहीं डाल पाया था, बट अभी मैं वीडियो बनाऊंगा और इस चैप्टर की अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा अगर किसी भी बच्चे के कोई भी प्रश्न हो आज की क्लास को लेके, कल की क्लास को लेके, तो वो मुझसे अभी भी पूछ सकता है। ठीक है, वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी के भी अगर किसी भी तरह के क्वेश्चन हो तो अभी मैं हूं। ठीक है, आप लोग पूछ लीजिए। सर चैप्टर बता दो, चैप्टर का नाम बिल्कुल। ज्योति जी, अगर आपने हमारी थंबनेल देखी होगी तो उस पर साफ साफ लिखा है कंट्रोल पैनल। चैप्टर का नाम है कंट्रोल पैनल। ठीक है, कंट्रोल पैनल नाम का चैप्टर है। पीडीएफ अभी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। सर आप पेज नंबर बता दीजिए। भाई पेज नंबर तो आपको पता है, तंजिल अपनी किताब में मिसमैच रहता है। ठीक है, बट मैं चैप्टर का नंबर बता देता हूँ। चैप्टर नंबर सेम है, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 14 14, चैप्टर नंबर 14 देख लो। और किसी का कोई प्रश्न? अनिल जी, आपको जो सोलेनॉइड वाला है ना, बिल्कुल सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक वाला है ना उसी का टाइप है। ठीक है, सोलेनॉइड मैग्नेटिक का ही टाइप है वही। वैसे तो ये सोलेनॉइड का बना रहता है, वो मटेरियल ऐसा रहता है, जैसे ही वो अट्रैक्शन आ जाता है उसके अंदर तो वो चिपक जाता है उससे और सर्किट को अलग करने के लिए सिग्नल भेज देता है। ठीक है, तो सोलेनॉइड वही था जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। है क्या किसी का कुछ? क्लास ऑफ करें, चलिए। सो आज काफ़ी कम बच्चे क्लास में जुड़े, मात्र 15 बच्चे जुड़े, बट जुड़ते तो हैं बट पूरे टाइम क्लास में नहीं रहते हैं, तो इससे थोड़ा देखो बड़ा वो हो रहा है अभी। तो ये है कि धीरे धीरे बच्चे जुड़ने चाहिए। अब आप देखो, जो फर्स्ट चैप्टर की मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी पार्ट 1, उसमें 38 लाइक है, यानी कि कम से कम 38 लोगों ने देखी। मैं तो कहूँगा 50 लोगों ने, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं लाइक करना पसंद नहीं करते हैं। कम से कम 50 लोगों ने देखी और मुझे लगता है कि उनको सही नहीं लगा कि वो जुड़ें। ठीक है, तो हो सकता था कि भाई 50 बच्चे जुड़े। नहीं सर, आपने ही तो लाके दी थी बुक, सेम तो है पेज। नहीं, मेरा थोड़ा पुराना एडिशन है, बट आप चैप्टर नंबर 14 देख लो, वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग आते हैं तो डेली लाइव आएंगे, तो देखो लाइव पढ़ने का मजा अलग ही होता है। ठीक है, बात करते हुए पढ़ते तो लाइव पढ़ने में मजा बिल्कुल अलग है। बाद में आप ऑफलाइन भी वीडियो कभी भी देख सकते हैं, बट ऑफलाइन देखते हैं तो आप अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर छोड़ें। और जो मैंने कोविड से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियो है, अपने दोस्तों के साथ या फिर जो भी आप डॉक्टर नर्सेज जिनको जानते हैं उनके साथ जरूर शेयर करें, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ये वीडियो देख के। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।